इच्छाशक्ति कर्मशक्ति ज्ञानशक्ति तमेव च नारीशक्ति नारीशक्ति वारीशक्ति तदैव च। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। तो नवरात्रि का समय चल रहा है और पूरा देश माँ दुर्गा की पूजा आराधना में जुटा हुआ है। लेकिन ये समय सिर्फ पूजा अनुष्ठान का नहीं बल्कि नारी सशक्तिकरण को सेलिब्रेट करने का है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अपार शक्ति नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और यही कारण है कि न्यूज़ 11 भारत नवरात्रि के इस महापर्व को नारी सशक्तिकरण के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इच्छाशक्ति कर्मशक्ति ज्ञानशक्ति तमेव च नारीशक्ति नारीशक्ति वारीशक्ति तदैव च। नारी जहाँ माँ दुर्गा की तरह ममतामयी है तो उसमें कुछ करने का जोश भी है। सृजन से लेकर संहार तक सबको खुद में समेटे बनी है नारी। और आज आपको एक ऐसी ही नारी से मिलवाएंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी राजधानी की जिम्मेदारी निभा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईपीएस ऑफिसर रिश्मा रमेशन मैम की। हम है नारी शक्ति 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 नारी की, हम है नारी शक्ति 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 नारी की। सुन लो बात अपनी हर पल्ले है भारी की। हमें ना समझो तुम कमजोर, हमें ना समझो तुम कमजोर। दिखेंगे अब हम चारों ओर। हम है नारी शक्ति 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 नारी की। सुन लो बात अपनी हर पड़ले है भारी की। अगर खुद पर विश्वास हो तो निश्चित ही बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसे सार्थक करती हैं आईपीएस ऑफिसर रिश्मा रमेशन। केरल में जन्मी रिश्मा रमेशन ने खुद के विश्वास के दम पर अपने मंजिल को हासिल कर लिया। रिश्मा ने चिन्मया विद्यालय कुन्नूर से 12वीं तक की पढ़ाई की, जिसके बाद फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंगमाली से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए वो 3 साल दिल्ली में रही और 8 से 10 घंटे पूरी लगन के साथ पढ़ाई करती रही। आखिरकार 2016 में उन्होंने सफलता हासिल कर ही ली, जिसके बाद कोट्टायम जिले में उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। रिश्मा पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी जिन्हें केरल के मल्लापुरम जिले के पेरितलमन्ना में एएसपी का पद सौंपा गया। अब रिश्मा रमेशन सीसीआर रांची में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं। रिश्मा ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी हिम्मत के साथ निभाया। कोरोना महामारी के इस कठिन समय में उन्होंने एक योद्धा की तरह नेतृत्व किया। रिश्मा रमेशन ने हर बार अपने काम से नारी शक्ति का परिचय दिया है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आईपीएस ऑफिसर रिश्मा रमेशन से। तो मैम, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि न्यूज़ 11 भारत के लिए आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि आईपीएस ऑफिसर क्यों? सिविल सर्विस बचपन से ही मेरा ड्रीम था और पहले मेरा चॉइस आईएएस, जो हम लोग अपना प्रेफरेंस भरते हैं तो उसमें आईएएस था और सेकंड पे आईपीएस। पता नहीं यूनिफॉर्म फोर्स के लिए एक पहले से था, क्योंकि 3rd नंबर पे मैंने कस्टम्स भरा था। यूजुअली लोग उसमें आईआरएस या कुछ और भरते हैं, बट मेरा पता नहीं यूनिफॉर्म सर्विस के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन बोलो कुछ बोलो, वो पहले से था मेरे अंदर में। तो फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में जैसे ही आईपीएस मिला, फिर आई डिड नॉट गिव एनी मोर अटैम्प्ट। मैं फिर 3rd अटैम्प्ट या 4th अटैम्प्ट, लोग बहुत बोले कि आप ट्राई करो, आप ज़रूर आईएएस में आपको मिलेगा, बट मुझे लगा कि नहीं, मतलब आई विल बी फिट फॉर दिस प्रोफेशन एंड जो मैंने चाहा वही मुझे मिला है। तो इसीलिए आईपीएस ही चूज़ किया मैंने। मतलब पूरी तरह से सपनों को आपने साकार कर लिया। हाँ।
तो मैम जब आप शुरुआत किया आपने इस चीज़ की तैयारी और आज आप इस पद पे हैं, तो ये बीच का सफ़र आपका कैसा बीता मैम? किस तरीके से आपने तैयारियां की और मैं एक्चुअली केरला से हूँ, लाइक मेरा पूरा स्कूलिंग कॉलेज सब केरला से ही हुई है। और उसके बाद मेरे माइंड में ये आया कि आप घर के लाडली रहती हो, तो बहुत कंफर्टेबल वाले एनवायरनमेंट में पले बड़ी हूँ, घर के सबसे छोटी लड़की हूँ, तो बहुत दुलार के ऐसे मतलब पले बड़े किए थे। तो मुझे खुद लगा कि मुझे घर के बाहर जाके, एक्चुअली केरला से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहिए। एक कोशिश मैंने किया था जब 12th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेजिंग के टाइम पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। घर वाले बोले नहीं, तुम यही केरला में ही रह के पढ़ो। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। उनके हिसाब से मैं 4 साल फिर मेरे इंजीनियरिंग की केरला में से ही। उसके बाद मुझे लगा नहीं ठीक है, अब मुझे एक्चुअली बाहर जाके अपना क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि आप बाहर जाएंगे, आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट होगा, आपका थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल आप खुद बनेंगे, अपने आप का ख्याल रखना आप सीखेंगे। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ से दिल्ली गई, केरला से सीधा दिल्ली। 3 साल में दिल्ली में रही और वहीं से मतलब रह के मैंने प्रिपरेशन किया है। और जब रैंक लिस्ट में नाम आया तभी मैं दिल्ली छोड़ी। तो ऐसा रहा मैम आपने प्रिपरेशन किस तरीके से किया, क्या करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ऑन एन एवरेज 10-12 घंटे, 10 घंटे तो ऑन एन एवरेज एक दिन पढ़ाई करती थी। एक तो क्या है कि मेरे दिल्ली का बहुत अलग टाइप का माहौल है। सो इन अ वे देखिए तो मैं दिल्ली को बहुत लाइक और डिसलाइक करती थी। तो मुझे दिल्ली में ज़्यादा दिन नहीं मतलब मेरा ये मन में था कि मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहना है। लाइक किस मायनों में और डिसलाइक किस मायनों में? दिल्ली अपने आप में एक कल्चरल आइडेंटिटी है। मतलब वहाँ के आपको हर तरह के आदमी मिलेंगे, हर तरह के, हर स्टेट के। कल्चरली एक बहुत रिच है दिल्ली में। बट जिस तरह से आपको रहना है वहाँ पे रहने का कॉस्ट, खाने पीने का कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा है। आपको अकेले रहना है। मेरा कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कोई नहीं था पहले से जिनको मैं जानती हूँ। जब मैं दिल्ली गई तो अकेले में मतलब एक रूम में आपको रहना पूरे दिन, या फिर आप क्लास करके फिर वापस आपके घर आओगे तब भी आप अकेले ही है पूरे टाइम रूम में। सैटरडे हो या संडे हो आप बस पढ़ाई करते हो और कुछ नहीं। तो उस तरह से मैं दिल्ली को डिसलाइक भी करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से जल्दी मुझे निकलना है। तो इट इज़ लाइक अ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग सेम प्लेस के लिए। तो ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ती थी। मेरा ये था कि 12-14 घंटे पढ़ने का कोई मतलब मेरे अकॉर्डिंगली वो कभी फ्रूटफुल नहीं रहता है। और 10 घंटे से ज़्यादा मुझे लगता भी नहीं है कि ब्रेन का कोई कैपेसिटी है जो हम बैठ के पढ़ रहे हैं उसको रिटेन करने का, उसको रिट्रीव करने का। तो ऑन एन एवरेज 8। तो मैम जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली में रही हैं, तो जैसे सभी जानते हैं कि केरला और दिल्ली में मतलब कल्चर थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो दिल्ली की चकाचौंध में कभी आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्शन नहीं फील हुआ? कभी आपको लगा नहीं कि आप अपने राह से भटक रही हैं? नहीं, कभी नहीं। मतलब मैं अपना ज़िंदगी जीने के लिए नहीं गए थे, मतलब ज़िंदगी बनाने के लिए गए थे वहाँ पे इन अ वे बोले तो दिल्ली में एक मकसद के साथ लेके गई थी अपने साथ। तो वहाँ पे क्या है कि आपके साथ वाला पड़ोस में सब वो स्टूडेंट एरिया था जहाँ पे मैं रहती थी। तो हर जगह आपको स्टूडेंट्स दिखते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे उस टाइप का पॉम्प शो और उस टाइप में जैसे आप बोले कि ग्लिटरिंग एक सिटी का वो, उसमें कभी मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैम आपका ये सपना रहा शुरू से कि मुझे एक IPS ऑफिसर बनना है, खाकी वर्दी चाहिए। तो जब ये सपना आपका साकार हुआ, आपने खाकी वर्दी पहना और पहली बार आपने IPS का पदभार संभाला, तो आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? एक्चुअली बहुत खुश। वो पहला दिन वो बहुत खुश भी हुए थे और साथ साथ लग रहा था कि यार जैसे यहाँ पे कुछ एडिशन, जो हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं 1 ही स्टार होता है, तो लगता है यार जैसे एडिशन हो जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते हैं। तो एक्चुअल भी बोले तो बहुत खुश हो गए थे। और जब सब लोग आप पिक्चर शेयर करते हो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में, उनसे कमेंट जो मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि यार सीइंग अ लेडी इन यूनिफॉर्म। मतलब मुझे पर्सनली एक एक्सपीरियंस हुआ था जब शबरीमला टेम्पल के बारे में बहुत नेशनल न्यूज़ हुआ था। तो मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ था मतलब फोर्स का, और वो सब देखने के लिए एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर आई वाज देयर लास्ट ईयर 2020 जनवरी में। तो मेस का खाना खा के बहुत बोर हो गए थे हम लोग। तो मैं अपने ड्राइवर और
स्टाफ को बोले यार थोड़ी दूर चल के हम लोग एक बार कहीं और खाने का देख लेते हैं, तो हम ऐसे निकल गए। तो देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, वो लोग बस से आए थे वहाँ पे, और वो लोग भी उसी होटल में खाना खाने के लिए उतरे थे। तो उसमें एक बहुत बूढ़ा आदमी, आई वुड से 60-70 साल का होगा वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, बार बार। तो मैं मतलब मजाक में अपने पीएसओ से बोल रहे थे यार अरे ऐसे क्यों देख रहा है, मतलब तुमने कुछ कांड तो नहीं किया है, किया क्या हम लोगों को गाली सुनाएंगे या मार देंगे कि क्या तुमने ऐसे किया है, कुछ मतलब हुआ था बात? तो बोले कि मैम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोले कि नोटिस करते रहो, वो बार बार इस तरफ देख रहा है। तो हम लोग खाना खा के जैसे होटल के बाहर आया, ये ग्रुप मतलब वापस बस में चढ़ रहे थे, तो इस आदमी आके एकदम मुझे प्रणाम करने लगा। तो मतलब 60-70 साल के उम्र का इतना बुजुर्ग आदमी आपके पास आके आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार क्या हो रहा है। एंड वो बस तेलुगु में, मतलब ही वॉज एबल टू स्पीक ओनली तेलुगु, और मैं तेलुगु नहीं जानती हूँ। तो फिर इनके साथ एक और आदमी था जो मतलब जो थोड़ा बहुत हिंदी जो जिनको आता है। तो मैं इनसे पूछा है कि ये क्या कर रहा है कि इतने मतलब बुजुर्ग आदमी मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है, मतलब इट इज़ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एंड उसमें क्या था कि मैं अकेली एक लेडी वहाँ पे थी, बाकी सब जेंट्स लोग। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोला कि आप उसका पूरे ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लेडी को वर्दी में देखा है। तो मतलब उस आदमी इन अ वे आपको रेस्पेक्ट शो कर रहा है प्रणाम करके, बिकॉज वो अपने पूरे ज़िंदगी 60-70 साल की पूरे ज़िंदगी में पहली बार एक लेडी को वर्दी में देखा है। तो ये सब जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब जब हम लोग महसूस करते हैं, तो लगता है यार मतलब कुछ अचीव किया है। तो पब्लिक भी आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। उस दिन आपको एक नारी होने पे एक अलग सा गर्व, अलग सा मतलब वो फील हो गया कि यार ठीक है, मतलब इन अ वे लोगों को जिस तरह हम लोगों को मतलब हम जिस तरह से हम लोगों को देखते हैं और इतना रिस्पेक्ट के साथ वो उस आदमी ने मुझे प्रणाम किया था, आई वाज रियली टेकन अबैक। तो जैसे आपने बताया कि रिश्मा रमेशन एक चुलबुली लड़की थी और काफ़ी उन्होंने मतलब जैसे अपने बारे में आपने बताया कि फिल्म देखना पसंद है, दोस्तों के साथ भी वो आउटिंग पे जाती थी। तो अभी आप ये सारी चीज़ें कर पाती हैं या नहीं? अभी भी मूवीज़ देखती है। क्या बात है। अभी भी मूवीज़ देखती है, दोस्तों से मिलती है, बात करते हैं, जब भी टाइम मिलते हैं तो बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, और नहीं तो घर पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं उनको, नहीं तो फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो बेसिक नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आपके सपने को साकार करने में आपके परिवार वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया? वो पूरा उनका ही सपोर्ट है जो मैं अभी इस पोजीशन में, अगर आप मेरे इंटरव्यू लेने का सोचे हैं और मैं आज बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, तो पूरे मेरे फैमिली का ही सपोर्ट है उसमें। आप जितना अपना एफर्ट लगते हैं उससे ज़्यादा उनका प्रार्थना, उनका सपोर्ट आपके पीछे रहते हैं। तभी आप, अगर मेरे पेरेंट्स बोल दिए होते नहीं ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो, तुमको क्यों जाना है, मुझे एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट मिला था अपने कॉलेज से ही, तो मैंने उसको नो बोलना पड़ा मुझे उस कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो अगर मेरे पेरेंट्स बोल दे नहीं तुम शादी कर लो, क्यों तुमको इसमें जाना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक नौकरी है, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं रहती। और आफ्टर लाइक मैरिज मुझे लग रहा है हस्बैंड के सपोर्ट साथ में इस प्रोफेशन में स्पेशली वो बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे रुकेंगे हम एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे इनके सक्सेस का मंत्र। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति, तदैव च। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति, तदैव च। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर रिश्मा रमेशन। मैम, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अभी भी लोगों को ये समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि महिलाएं अंतरिक्ष लेकर सेना में और आपके जैसे इस पूरी राजधानी को संभाल रही हैं, फिर भी लोगों को अभी भी नारी सशक्तिकरण को समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो क्या है कि जो सदियों से चल के आ रहा है, जो सदियों से हमने अपने घर में देखे हैं, अपने अपने पड़ोसी के घर में देखे हैं, वो सबको चेंज करने में टाइम लगता है। हम लोग 1 साल में 2 साल में जो चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो बिकॉज हम लोग इधर बात कर रहे हैं सोसाइटी एज अ लार्जर यूनिट, पूरा सोसाइटी का हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, पुश एंड पुल फैक्टर्स काम करते हैं।
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब महिला खुद सोच रहे नहीं, मैं शादी नहीं, पहले नौकरी करेंगे, अपने पैर में खड़ा हो जाएंगे, फिर मैं शादी करेंगे। अब एक्चुअली लेडीज ये लोग स्टैंड लेने लगे हैं, और बहुत जगह पे अभी ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाइड है वो इवन आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, अब शादी का या बच्चा होने के बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर अपने नौकरी में वापस चले जाते हैं। बिकॉज मेरे दोस्त ने भी ये किया है। तो अभी का जो माइंडसेट है बहुत कुछ बदला है। मे बी टाइम थोड़ा और हम लोगों को देना पड़ेगा, थोड़ा हम लोगों को उसको मर्द लोगों को साथ में लेके हम लोगों को चलना पड़ेगा। बिकॉज मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो इंटरनेशनल वीमेंस डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मार्च में, उसमें मेरा हमेशा ये मानना है कि उसमें जो आपके बात सुनने के लिए जो लोग आते हैं, जो ऑडियंस है, वो महिला नहीं होना चाहिए। वो हमेशा, बिकॉज आप सोसाइटी में इक्वल प्रोपोर्शन में देखते हो लेडीज़ और जेंट्स को, तो उस ऑडियंस में मुझे लगता है ज़्यादातर मैन लोगों को आना चाहिए, मेन को आना चाहिए। बस मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। 2 साल पहले मुझे एक सेमिनार लेने के लिए इनवाइट किया था एक कॉलेज में। तो वहाँ जाके सेमिनार लेने से पहले मेरा एक पहला कमेंट यही था, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो लेडीज़ कॉलेज है, वो कोएड कॉलेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लेडीज़ लोगों को ज़्यादातर ऑडियंस में बिठाया था। हार्डली आपको उसमें 3-4% जेंट्स दिखेंगे उस ऑडिटोरियम में। तो तब मैंने बोला कि यार ये जो हम लोग कर रहे हैं ये भी गलत है। जब हम लोग किसी मुद्दे पे बात कर रहा है जहाँ इंटरेस्टेड पार्टीज बोथ सोसाइटी का मर्द भी है और औरत भी है, तो हम लोग दोनों को साथ में एक्चुअली उन लोगों को हम बात करना चाहिए दोनों से साथ में। तो मुझे लगता है कभी कहीं हमारे जो अप्रोच है उसमें भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, और टाइम के साथ तो बदलाव आएगा ही। मैम देखिए, एक तरफ आपकी जैसी महिलाएं हैं जो 24 घंटे देकर देश की और राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही, लोगों को सुरक्षा दे रही है, और दूसरी तरफ और नारी हैं जो रात के 10 बजे भी जब बाहर निकलती हैं या किसी सुनसान रास्ते से जाती हैं तो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहती है। तो इतना बड़ा गैप क्यों? मैं बोले ना, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें है। एक्चुअली खुद अपना सुरक्षा, मुझे लगता है नारी भी रेडी भी होंगे खुद बाहर जाने के लिए, घर वाले डरते होंगे, घर वाले ज़्यादा डरते हैं। हाँ जी, घर वाले ज़्यादा डरते हैं। बिकॉज हम अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में जो न्यूज़ सुनते हैं, जिस तरह का चीज़ें अभी हो रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक डर है। अभी आपने इस जगह पे पहुंच गई हैं, लेकिन आपके स्कूल और कॉलेज का समय कैसा बीता? इस नॉर्मल, मतलब उसमें कुछ ऐसे स्पेशली रिमेंबर करके बोलने वाला इस टाइप का कुछ नहीं था। स्कूल में सब केरला में ही हुआ है, मेरा स्कूलिंग और कॉलेजिंग। स्कूल में भी वही जो नॉर्मल एक इंडियन सोसाइटी में जो लेडीज़ रहती है या जो बच्ची रहती है, उसी टाइप की थी। पढ़ाई में और कल्चरल प्रोग्राम्स में मैं अच्छी थी, और सारे टीचर्स की गुड बुक्स में थी मैं, वो मैं प्राउडली बता सकती हूँ। स्टूडियस थी आप शुरू से? स्टूडियस मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी करती थी, वो है, लेकिन उस टाइप के स्टूडियस उस टाइप में मैं नहीं बोलूँगी। बट मैं बाकी एक्टिविटीज़ में भी, लोगों के साथ सोशलाइज करने में भी, फ्रेंड्स बनाने में भी, सब में थी। उस टाइप के मैं ये नहीं बोलूँगी बस एक बुक वाले रास्ते पे ही नहीं चली हूँ मैं। कॉलेज में भी सेम, मतलब कुछ अलग से बताने के लिए आई डोंट थिंक, बट मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक्चुअली मेरे लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट जो मैं बोल सकती हूँ वो मेरे एक टीचर के कारण ही हुआ है। मैं ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने सिविल सर्विस में लिया है, वो भी मेरे टीचर के कारण ही है। जो मेरे 10th स्टैंडर्ड में मुझे ज्योग्राफी जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाई थी, तो सब्जेक्ट में बहुत मेरा इंटरेस्ट जग गया। तो मैं फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं कभी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, कभी उसका परस्यू नहीं किया है। लेकिन यूपीएससी में जब मुझे मिला ऑप्शन कि आप ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, तो फिर मैंने वो चूज़ किया। तो अभी रिसेंटली वो मैडम ने मेरा जो नोट्स मैंने जो 2008 में बनाए हैं, वो मैडम अभी भी संभाल के रखे हैं। तो मुझे लास्ट ईयर मुझे वो नोट्स का पिक्चर भेजी, बोले कि याद है तुमको ये? तो मैं बोला मैम कैसे याद नहीं होगा, खुद अपने हैंड राइटिंग तो पहचानते ही है। तो उस तरह भी मेरे टीचर्स के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो ये हुई बातें कि टीचर्स ने और इनके कोलीग्स और इनके सारे फ्रेंड्स ने इनको कैसे सपोर्ट किया। आप जानते हैं कि इन्होंने उनका क्या साथ दिया, तो सुनते हैं। अगर आप देखेंगे उनकी कार्यशैली तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है,
रेगुलर जो उनको आप उनके ऑफिस में देखेंगे समय से मिलती हैं। इसके अलावा उनको नामकुम और टाटी सिल्वे थाना के जो पर्यवेक्षण कांडों का पर्यवेक्षण है उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास है। तो वर्कलोड होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लगातार वो अपने काम में लगी रहती हैं। तो आपने देखा कि रीश्मा रमेशन स्कूल से लेके अब तक कितनी फोकस्ड रही हैं। अब जानते हैं कि आप मैम डेली निकलती हैं, लगभग हर दिन आप राजधानी के देखने निकलती हैं, व्यू करने निकलती हैं विजिट पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप झारखंड में नारियों को कहाँ देख रही हैं? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे स्थिति उनकी? मुझे लग रहा है यहाँ पे मतलब बाकी सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में विमेन एक्चुअली बहुत आगे बढ़े हैं। जहाँ आप यहाँ कोई सब्जी मंडी में आप जाइए या फिर जो आप ट्रैवल करते हैं बाय रोड, तो रोड साइड में जो आपको सब्जी और फल और फूल बिकने लगेंगे, या फिर जो बहुत जो मेन मार्केट्स कुछ स्पेशल दिन कहीं कहीं लगता है, जैसे शहीद मैदान में लगता है या फिर मोराबादी में लगता है, वहाँ ज़्यादातर मुझे लगता है 70-80% आप देखेंगे कि लेडीज़ है। वहाँ पे जो आपके पास जो चीज़ें बेचने के लिए जो आते हैं और ख़रीदने के लिए आते हैं, दोनों में लेडीज़ को ही देखा है ज़्यादातर। मैम आप डेली बहुत सारे केसेस देखती होंगी और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब तक आपका सबसे यादगार काम कौन सा रहा अभी तक आपने किया और आपको ऐसा लगा कि मतलब खुद पे बहुत प्राउड हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसे देखकर लगा होगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एक ऐसा यादगार मोमेंट? ऐसा एक इंसिडेंट मेरे याद में अभी आ रहा है कि एक लेडी वो एक होम नर्स की तरह एक घर में रहती थी, और वहाँ से जो भी उसका कमाई था वो उसको सेव करके रख के उसको अपना घर, मतलब एक 1 BHK रूम घर जैसा उसको बनाना था। तो पता नहीं एक फ्रॉड वहाँ पे उनसे कैसे मिले, उनसे ऐसे बातचीत हो गया, उनको वो विश्वास दिलाया कि हम सरकार के तरफ से है, हम आपको सब्सिडी देंगे, ये सब करके। तो ये वहाँ पे हुआ था, और उसने इस जो भी ये लेडी का सेविंग्स था वो पूरे हड़प लिया इसमें, और फिर ये गायब हो गया। तो ये लेडी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करे। तो कोई उसको बोला कि आप जाके पुलिस स्टेशन में मतलब आप बात कर लीजिए। फिर थाना में ये आके एकदम रो रही थी, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 60 इयर्स के आसपास होगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो थोड़े एज लेडी है, और वो अपनी पूरे ज़िंदगी में किसी के और के घर में काम करके जो कमाई रखा है अपने एक घर का सपना पूरा करने के लिए। तो वो आके पूरे रोने लगे, तो बोले कि हम 2 दिन से खाना नहीं खाया ऐसे करके। तो फिर हम लोग उसको बिठाया, थाना में सब लोग गए, उनको बिठाया, खाना खिलाए, फिर उनके आराम से पूछे कि आपका बात क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। तो बोले कि ऐसा ऐसा है ऐसे करके। तो फिर हम लोग पता लगाने लगे कि ये आदमी कौन है। तो हम लोगों को समझ में आया कि एकदम फ्रॉड है, और क्या बोले, वो समझ में आया कि ये एकदम फ्रॉड है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे किया है। फिर हम लोगों को समझ में आया कि ये ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे मैं पोस्टेड थी, वहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर था। तो मेरे थाना के जो स्टाफ बोला, जो मेल स्टाफ बोला कि मैडम हम लोगों को बस गाड़ी एक दिलवा दीजिए, हम उन लोगों को उसको पकड़ के ले आएंगे। तो मैं बोला ठीक है। वो लोग 300 किलोमीटर टू एंड फ्रो ड्राइव करके 10 घंटे के अंदर ही उस आदमी को ले आया। तब फिर इस आदमी का घर से आया, और वो लोग पैसा इस लेडी को देके सेटलमेंट कर लिया। और अगले दिन ये लेडी बहुत खुश हो गए, वो सब हो गए, चले गए। तो अगले दिन ये लेडी थाना में आए, अपने से कुछ थोड़ा छोटा एक स्वीट बना के थाना के हर एक आदमी के पास आके वो अपने से हम लोगों के हाथ में दिया वो स्वीट, और बोला कि जो पैसा आपने मुझे वापस दिलवाया है उसी से मैंने ये स्वीट मतलब अपने से बनाया है, और उसी पैसे का स्वीट आपको भी खिला रहे करके। वो सब एक्चुअली आपके मतलब केस रिलेटेड नहीं, लेकिन ऐसे छोटे कंप्लेंट्स आपके पास आता है जिसमें आपको अगर लगता है आप किसी का भला कर सकते हैं, आप किसी को अपने पूरे ज़िंदगी का कमाई वापस दे सकते हैं, किसी का अपने ज़िंदगी का खुशी आप दे सकते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा। आप उस दिन एक्चुअली अब बोलते हैं ना हम लोग कि चैन से सो सकते हैं। वो ऐसे इंसिडेंट्स आपको इस प्रोफेशन में रह के ऐसे इंसिडेंट्स आपको ज़्यादा फुलफिलिंग लगेगा। मैम आपके हिसाब से अभी आज की नारी के अंदर एक ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो उसे सक्सेसफुल बनाएगी? सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वालिटीज़ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मुझे उस सबसे अलावा
मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, वो औरत हो या मर्द हो, आपको अगर आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको रेस्पेक्ट, गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, आपको वो दिखाना चाहिए। आप अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट पहले दे, अपने आप को कभी अपने आप को कम मत समझे, और अपने सामने जो भी आए उनको भी रिस्पेक्ट दे। लगे कि यार आपको लगता है कि यार मैं तो इतने कमाने हूँ, मैं इतने हाई पोजीशन में बैठे, लेकिन अगर मेरे पास एक गरीब आए कुछ मांग के, उसको भी हम लोग जो एक रिस्पेक्ट हम अपने लिए रखते हैं वो उनको भी। तो आज का बस अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी कि नवरात्रि का समय चल रहा है जिसे न्यूज़ 11 भारत नारियों को समर्पित कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज की नारियों को? अपने आप में विश्वास कीजिए, अपने आप को पहले खुद रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप में विश्वास कीजिए। जो भी फील्ड आप लेंगे, जो भी फील्ड आप सिलेक्ट करेंगे अपने लिए, उसमें अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ, जितना श्रद्धा के साथ आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट, नवरात्रि मनाएंगे, उतना श्रद्धा के साथ जो आपके अंदर का जो फायर है किसी एक चीज़ के लिए, और उसको भी आप परस्यू करेंगे, तो ज़रूर सक्सेस आपका ही होगा। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे ज़रूर लगता है कि हमारे दर्शकों को, और स्पेशली हम जो आज की नारी है और जो अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, वो इनसे बहुत सीख लेंगे। और आपकी बातों को सुन के, आपके अंदर जो डेडिकेशन था अपने काम को लेकर, आज आप यहाँ तक पहुँचे, ये जानकर हमारे जो ये नारी समाज है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। और साथ ही आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू आपको भी और सारे दर्शकों को जी, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ IPS ऑफिसर रिश्मा रमेशन, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी लगन के दम पे ये कर दिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए कहते हैं नारी तू नारायणी। तो न्यूज़ 11 भारत इस नवरात्रि के महापर्व को नारियों को समर्पित कर रहा है, और आपको कल फिर मिलवाएंगे एक ऐसी ही सशक्त नारी से। देखते रहिए तब तक के लिए न्यूज़ 11 भारत। इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति तमेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति तदैव च। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।